let's we start today's session. Actually, today's class has been divided into 4 different domains. The first, all of you are aware about the Canada visa rejection. Is a huge number of students are getting rejection from the Canada. So what are the reasons of rejection? Some kind of myths are prevailing in the market. So we are going to discuss about those points and what kind of steps we have to follow to success the visa for Canada. The second point that we are going to discuss is what are the other destinations you have to focus on if your Canada visa is not possible to get. या तो आपने 2-3 बार एप्लीकेशन कर दी है, स्टिल यू हैवंट गेट योर वीजा, तो कौन कौन से देश के लिए प्लान कर सकते हो, क्यों वो कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहिए और कैसे हमें प्लान करना चाहिए. उसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ये 3 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे. The another point that we are going to discuss is some of the pharmacy students have a question about the licensing exam, so those points are also going to be covered. And बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स है, या तो those students who are studying in 3rd year या तो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, those students कैसे उसको प्लान करना चाहिए टू मीट सितंबर और मई एंड जनवरी इनटेक. तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट वीजा रिजेक्शन. वीजा रिजेक्शन में बहुत सारी ऐसी मिथ चल रही है. स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नॉन एसडीएस में एप्लीकेशन करूंगा तो वीजा मिल जाएगा, मैं अगर फाइनेंस नहीं दिखाऊंगा तो वीजा मिल जाएगा, मैं जीआईसी को हाइड कर दूंगा तो वीजा मिल जाएगा. देखिए, ये सारे पॉइंट्स कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाते हैं. एसडीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ टू मेक द प्रोसेस मोर प्रैक्टिकल, easy, and subjective involvement of the visa officer is significantly reduced करके वीजा ऑफिसर ऑब्जेक्टिव के बेस पर से वीजा को ग्रांट करे. ये सारे इंटेंशन से एप्लीकेशंस को रिव्यू करे, इसीलिए एसडीएस आया है. तो ये कोई मीथ के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है. हाँ, ऐसा माइट भी हो सकता है कि एसडीएस में लोड बहुत ज्यादा होता है. अगर नॉन एसडीएस में एप्लीकेशन पुट ऑन करते हैं तो रिव्यू थोड़ी सी जल्दी से हो सकती है. पर अगर हम हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रू इंफॉर्मेशन टू द वीजा ऑफिस, यू आर लाइकली टू गेट, आपको बैन हो सकता है 5 साल का, 10 साल का. इसीलिए ऐसे अननेसेसरी ट्रैप में नहीं जाना चाहिए. ओके, दूसरा जो मेजर पॉइंट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा कोर्स ही एक कारण है, उसकी वजह से ही मुझे रिजेक्शन आया है. तो विदाउट कोई सोचे समझे बिना वो कोर्स को चेंज करते रहते, हर बार कोर्स नया नया बदलते रहते. ऐसा मत करो. अगर आपके पास कोई जस्टिफाइंग आंसर है कि व्हाई यू हैव टेकन दिस प्रोग्राम, आपकी एजुकेशन या तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये कोर्स की लिंक आप बिल्ड कर सकते हो, और दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस, तो कोर्स को मत चेंज कीजिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर इज रिव्यूइंग. अगर कोई स्टूडेंट्स बार बार कोर्स चेंज कर लेता है, दैट मीन्स द स्टूडेंट इज नॉट कंसिस्टेंट एंड स्टूडेंट इज नॉट क्लियर अबाउट हिज फ्यूचर विजन. उसकी दिमाग में कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, इसीलिए वीजा रिजेक्ट होता है. दूसरी बार अगर आप कोर्स चेंज करोगे तो कोर्स बार बार नहीं चेंज करना चाहिए. हाँ, अगर आपका कोर्स बहुत ही अलग ढंग से पसंद किया गया था, जिसकी कोई लॉजिकल लिंक नहीं है, तो करना ही पड़ेगा. दूसरा, अगर कोर्स इज नॉट अवेलेबल फॉर अपकमिंग इनटेक, अगर आप सितंबर से जनवरी में मूव करते हो और वो कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा. पर वहां पे हम थोड़ा सा जस्टिफाइड कर सकते हैं, और उसकी रिलेवेंसी में कोई प्रोग्राम ले, या तो कोई प्रोग्राम जो अभी नेक्स्ट पसंद करेंगे, दैट नीड टू बी कनेक्टेड विद द प्रीवियस प्रोग्राम. तो इस तरह से हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए. हाँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो 3rd पॉइंट है, वो दिखाने चाहिए, क्योंकि कुछ वीजा ऑफिसर्स बहुत सारे रिजेक्शन लेटर्स में ये भी लिखते हैं कि
we are not thinking the candidate is financially capable enough to manage his education, तो financial documents अगर हम submit करेंगे तो might be that possibilities है कि वो end को हम cover कर सकते हैं, पर अभी जो है वो ज्यादातर random rejection है. Okay. उससे आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज नॉट प्रॉपरली जस्टिफाइंग अबाउट द प्रोग्राम और उसकी प्रीवियस एजुकेशन की लिंक एंड प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के बारे में वो लिंक प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होती है, इसीलिए वीजा ग्रांट होने में प्रॉब्लम हो सकते हैं. अभी देखिए आज ही अराउंड अबाउट 7-8 स्टूडेंट्स के लास्ट 2-3 दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजा आए. उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो स्टूडेंट्स की जैसे 7 साल का 8 साल का गैप था एक स्टूडेंट्स का, उसका वीजा आज ग्रांट हुआ. ओके. कुछ स्टूडेंट्स है जैसे उसने फैशन डिजाइनिंग किया था, 5-6 साल का गैप था, बीट्स एंड पीसीस में अलग अलग टाइप का वर्क किया था, पर उसकी स्टेटमेंट बहुत प्रॉपरली हमने बनाई थी तो वीजा सक्सेस मिल गई. ओके. इसीलिए ये मत सोचो कि सिर्फ कोर्स का ही प्रॉब्लम होता है. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये प्रोग्राम करने के बाद मेरे इंडिया में क्या स्कोप है. तो इस तरह से अगर हम प्लान करेंगे तो रिजेक्शन के रेट को कम कर सकते हैं. दूसरी चीज, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज भी मार्केट में आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं. आज ही एक न्यूज ऐसा आया है कि जो एक हैदराबाद में एक स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया. तो काइंडली रिक्वेस्ट, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिजेक्शन. को इतना सीरियस मत लीजिए, इतना सीरियस लेने का कोई मतलब ही नहीं है. ओके. आप शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म थिंक करना है कि आज से लेके आज आपकी ग्रेजुएशन अगर खत्म हुई है 2021-22 में, तो 5 साल की होराइजन को देखिए. व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट द इमीडिएट 2-3-4 मंथ्स और 1 ईयर 2 इयर्स क्यों देख रहे हो? आप 5 साल की होराइजन को देखिए. ओके. तो रिजेक्शन के बारे में यहाँ पे मुझे क्या कंक्लूड करना है? सबसे पहला पॉइंट कंक्लूड करना है कि आप टेंशन मत कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए. दूसरी चीज, मीट्स के बारे में मत जाइए, आप लॉजिक से चलिए. लॉजिकली आपकी फाइल जस्टिफाइबल होनी चाहिए तो वीजा मिलने की संभावना सिग्निफिकेंटली हाई है. री एप्लीकेशन में हमने देखा है अराउंड अबाउट 80 to 90% स्टूडेंट्स, दोज हु आर गुड, उसकी सारी प्रोफाइल पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करती है, वो स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स के वीजा ग्रांट होते हैं. ओके. अगर आपकी बहुत ज्यादा बैकलॉग्स है, बहुत लंबा गैप है, तो वो सिचुएशन में रिजेक्शन होना थोड़ा सा नॉर्मल है, मतलब इट्स एक्सपेक्टेड टू गेट रिजेक्शन. पर अगर आपकी एकेडमिक अच्छी है, रिसेंट ग्रेजुएट हो, तो री एप्लीकेशन करने से वीजा, प्रॉपर एसओपी और जस्टिफिकेशन बनाने से वीजा ग्रांट होने के चांसेस 90% है. डोंट वरी अबाउट इट. ओके. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. अगर आपकी रिजेक्शन है, आपको आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करवानी है, आपकी प्रोफाइल को मान लीजिए कि हमारे थ्रू प्रोसेस करनी है, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ओके. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट वीजा रिजेक्शन के बारे में. अब देखिए, रिजेक्शन आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार मुझे तो कनाडा ही जाना था, अब कनाडा नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं है. Kindly request you to put yourself on mute. I will give you an opportunity to ask the question at the end of the session. Okay, पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद Q&A सेशन में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ओके. अनदर पॉइंट, हम एक एक देश की कुछ जो की पॉइंट्स को देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ठीक है, कनाडा वाज बेस्ट. अगर कनाडा नहीं हो सकता है तो बाकी के कंट्रीज भी उतने बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है. ओके. तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो 2 साल की मास्टर्स आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो, परमानेंट रेसिडेंसी का चांसेस है, सिटीजनशिप के चांसेस है,
वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हो, बेस्ट वेदर कंडीशन है। उसके बाद अगर देखो तो 4 इयर्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, 4 साल 5 साल तक की वर्क परमिट आप ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, ग्रेट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप स्पाउस को ले जाओगे तो स्पाउस आपके साथ रह सकती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में फॉल होती है, और उसकी ट्यूशन फीस दिखने में थोड़ी ज्यादा लगेगी, पर आप एक कैलकुलेशन समझाता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। ओके, देखिए $30,000 की भी यूनिवर्सिटीज है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, अगर हम $30,000 की यूनिवर्सिटी की बात नहीं करके एक टॉप 100 यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो उसमें आपकी ट्यूशन फीस होगी समवेयर अराउंड अबाउट $80,000। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो उसमें से आपको 20-25% तक स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आपकी एक्चुअल ट्यूशन फीस हो जाएगी $60,000। ओके, लिविंग एक्सपेंसेस is considered $700 per month, 24 months के 16,800। तो आपका टोटल एक्सपेंस हुआ $70,680 for 2 years full time education with living expenses। ओके, आप पढ़ाई के साथ साथ में 20 आवर्स काम कर सकते हो, और ड्यूरिंग वेकेशन आप फुल टाइम काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप ड्यूरिंग स्टडी काम करते हो तो $18 तो मिनिमम मिलते। हमारे अभी काफी सारे स्टूडेंट्स रिसेंटली दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, फार्मेसी की ग्रेजुएशन करके दे हैव लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, दे स्टार्टेड वर्किंग एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन विथ $23 पर आवर, $23, और सैटरडे संडे अगर काम करेंगे तो दे आर अर्निंग $30 पर आवर। पर मैं वो एग्जांपल नहीं लेता हूं यहाँ पे, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिंपल $18। अगर आप पेट्रोल स्टेशन में काम करोगे तो भी आप $18 तो आराम से कमा ही लोगे। $18, 20 आवर्स पर वीक, 4 वीक्स इन ए मंथ, 8 मंथ्स आपकी ड्यूरिंग स्टडी पीरियड होता है साल का, और 2 साल। ओके, ये सब मल्टीप्लीकेशन करके $23,000 आप साल के ड्यूरिंग स्टडी में कमा सकते हो, एंड वेकेशन में आप 23,000 कमाओगे। टोटल करके $46,000 तक की पोटेंशियल है, आप अर्न कर सकते हो। अगर ये $46,000 माइनस फ्रॉम $70,000, actual cost will be $24,000-25,000. That's the actual education cost. Okay, this education cost multiply by 60, that is somewhere around about 15 lakhs. 5 लाख रुपए आप हायर साइड में पकड़ो तो 20 lakhs rupees will be the total education cost आपकी 2 साल की मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, और वो भी आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखिए, 2 साल की पढ़ाई के बाद यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर 4 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, 4 इयर्स वर्क परमिट। ओके, तो 4 साल के 48 मंथ्स, महीने का $1,000 आपका लिविंग एक्सपेंस, 48,000 आपका लिविंग एक्सपेंस हुआ। ओके, $20 पर आवर आप अर्न करते हो, 45 आवर्स वीक में काम करते हो, क्योंकि अब तो पढ़ाई का कोई कमिटमेंट नहीं है, आप एब्सोल्युटली फ्री हैं, तो वीक में 45 आवर्स इज नथिंग, एवरीबॉडी इज वर्किंग मोर देन दैट। ओके, 4 वीक्स, 12 मंथ्स एंड 4 इयर्स। ओके, तो इस हिसाब से देखो तो $1,72,000 तक आप कमा सकते हो। ओके, उसके बाद आप टोटल एक्सपेंस इसमें से माइनस करोगे तो आपका टोटल अर्निंग 1,72,000, उसमें से 48,000 माइनस, और आगे के 24,000 जो आपके एजुकेशन कॉस्ट वाले जो थे पैसे दिस, उसको भी इसमें से अगर माइनस कर दो, टोटल $1,00,000 तक आप सेव कर सकते हो 4 साल। ओके, दैट मीन्स 60 रुपीज के हिसाब से अराउंड अबाउट 60 lakhs यू विल बी सेव।
ये खाली आपको एक अंडरस्टैंडिंग की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। अब देखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन 6 साल की होराइजन हो गई। 6 साल में व्हाट यू हैव अचीव इन नेक्स्ट 6 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स फ्रॉम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल एजुकेशन हो गई आपकी, एंड यू हैव सेव समवेयर अराउंड अबाउट 60 lakhs टोटल आपका सेविंग हुआ। तो इस तरह से अगर आप प्लान करोगे तो दिस इज द वर्स्ट अचीवमेंट। खराब से खराब परिस्थिति में मान लीजिए कि आपको पीआर भी नहीं मिली, आपको वापस आना पड़ा, तो भी आप ये परिस्थिति में आएंगे, वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड दैट इज गोइंग टू बी रिकवर्ड एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गोइंग टू सेव समथिंग। ये बात हो रही है अगर ये बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो। अगर ये 80,000 ये 60,000 की जगह पे अगर $30,000 वाली यूनिवर्सिटी है तो you are huge amount you will save. Okay, तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग करना है। पीआर के चांसेस बहुत ही ज्यादा है अगर आप हेल्थ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो परमानेंट रेसिडेंसी इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो 6 साल के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वापस ही आना है। within that time you will get permanent residency and you can enjoy your entire life. तो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा स्कोप एंड ऑप्शन है, पर थोड़ा सा आपको देखना ये पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जनरल प्रोसेस क्या होती है, जैसे आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप ग्रुप ऑफ 8 में जाते हो, दैट्स द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की 8 यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे पढ़ते हो। उसके बाद एक कुछ रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। उसके बाद आप थोड़ी सी लेवल 3 वाली सस्ती वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। मैं रिकमेंड करूंगा ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द लेवल 1 एंड लेवल 2 ग्रेड ऑफ यूनिवर्सिटी, डोंट गो विद द लेवल 3 यूनिवर्सिटी। लेवल 1 एंड लेवल 2 में अगर आप पढ़ते हो तो आपकी वीजा कंफर्म है एंड यू विल एंजॉय योर इंटरनेशनल एजुकेशन। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपोजर है वो बेस्ट रहेगा। लेवल 3 में मत जाइए, अगर थोड़ा सा फाइनेंस में ऊपर नीचे होगा पर लॉन्ग टर्म में दैट विल पे ऑफ। दूसरा पॉइंट, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कोर्स एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स बहुत से कॉमन है। उसके बाद यू विल गेट योर ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के बाद फीस पेमेंट करना है। आफ्टर मेकिंग ए फीस पेमेंट यू विल गेट योर सीओई। जैसे आपका सीओई आ जाता है, वीजा सबमिशन करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करके वीजा सबमिशन करना है। दैट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, इज सेम एज अदर कंट्रीज। ओके, मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स को कैसे शो करना है। आपकी ट्यूशन फीस, आपका लिविंग एक्सपेंसेस इज अबाउट 21,000, 2,000 ट्रैवल एयरफेयर, ओएचएस आपका 1,500, टोटल मिला के अराउंड अबाउट 27 to 30 lakhs दिखाने हैं। ये जो फंड दिखाना है वो आपकी या तो एजुकेशन लोन के फॉर्मेट से दिखा सकते हो, या तो सेविंग, एफडी, या तो पीपीएफ। उसमें बहुत ज्यादा और गोल्ड ये वो सब नहीं चलेगा, पर ये बहुत इजी होता है। इट इज वेरी वेरी इजी टू गेट एजुकेशन लोन ऑन बेस्ड अपॉन द मास्टर्स ऑफर लेटर फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, एंड अंकल आंट, ये लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको एजुकेशन लोन एंड फाइनेंस के डॉक्यूमेंट सारे नेशनलाइज बैंक के ही होने चाहिए। ओके, जैसे कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो नहीं चलेगी, इसीलिए आप इंटरनेशनल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एंड नेशनलाइज बैंक्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा आपको फाइनेंस के बारे में सोचना है। अदर देन दैट इज वेरी इजी, 100% वीजा मिल जाएगा। अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 यूनिवर्सिटी पसंद की है, थोड़ा सा फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए। अगर फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स या तो फाइनेंस नहीं है तो एजुकेशन लोन ले लीजिए, इट्स वेरी इजी। तो ऑस्ट्रेलिया, अगर कनाडा नहीं होता है तो डोंट वरी अबाउट इट, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, डन। कुछ स्टूडेंट्स
जो आप ये मार्किंग बैकिंग करते हो वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में। ओके, सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग ए गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, तो उसको प्लान करना चाहिए। ओके, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप टू 5 इयर्स तक मिल सकती है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। यूके में कुछ अलग पॉइंट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1 साल की मास्टर है, यूके में यू विल गेट 1 ईयर ऑफ मास्टर्स, 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज आर इंटेंसली फोकस ऑन रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बाद इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर फाइंडिंग आउट एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद आप लॉन्ग स्टे कर सकते हो वहां पे, और इनडेफिनाइट स्टे मतलब परमानेंट रेसिडेंसी। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बाकी कंट्रीज के कंपेयर में, पर यूके इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर स्टडी एंड सेटल होने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने पढ़ाई यूके से की है तो बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शन, जैसे 20 आवर्स वर्क परमिट आपको मिलेगी ड्यूरिंग स्टडी, वेकेशन में यू आर अलाउड टू डू फुल टाइम वर्क, पीएचडी के ऑप्शंस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पेड स्पॉन्सर्ड पीएचडी में आपको एडमिशन देती है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस तो है ही है आपके पास। ये 8 डिफरेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए इफ यू आर थिंकिंग टू गो टू यूके। सबसे पहला, पढ़ाई 1 साल की खत्म करने के बाद 2 साल की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो मिलनी ही मिलनी है। आफ्टर दैट आपके पास लॉन्ग स्टे का ऑप्शन है। लॉन्ग स्टे के बाद द अनदर ऑप्शन यू विल गेट इज डायरेक्ट इमिग्रेशन टू द कंट्री लाइक कनाडा। कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। अगर फार्मेसी के कोई स्टूडेंट्स है, वो केपीएस की एग्जाम लिख दे, अगर वो यूके में ही रहता है, साथ साथ में ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए भी प्लान कर सकता है वहां से। यूरोपियन कंट्रीज, एक्चुअली अगर फार्मेसी के बच्चों की बात करें, फार्मा की बात करें, या तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल साइड या तो ऑटोमोटिव, तो फार्मास्यूटिकल 75% ऑफ द टोटल फार्मास्यूटिकल वैल्यूज कमिंग फ्रॉम द यूरोप। तो यूरोप का बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहां पे जॉब मिलने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हाई है। अगर आप थोड़ा सा भी बायो फार्मास्यूटिकल की साइड में अगर प्रोग्राम पसंद करते हो यूके में, यू विल गेट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रोग्राम पसंद करने हैं तो बायोटेक्नोलॉजी टाइप ऑफ प्रोग्राम पसंद कीजिए, ताकि आपके स्कोप्स बढ़ सकते हैं वहां पे। कुछ स्टूडेंट्स है जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो एसटीपी के बारे में भी आप सोच सकते हो। एसटीपी मतलब साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट रन बाय द एनएचएस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप पेड प्रोग्राम पढ़ सकते हो, जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, साथ साथ में आपको बहुत अच्छे अमाउंट की स्कॉलरशिप भी मिलती है। पीएचडी के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तो यूएस की H1B के लिए भी आप रेडी हो सकते हो। अगर यूके जाना है तो आपका थॉट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि मुझे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ना है एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड फॉर फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से सोच के आगे बढ़ना चाहिए यूके में। ओके, ये उसकी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, यूके में भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। पहले हम एडमिशन की एप्लीकेशन करेंगे, ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका कास्ट पेमेंट करना है, पेमेंट करके कास्ट, ओके, उसके बाद कास्ट लेटर इश्यू होगा, कास्ट लेटर के बाद आपकी वीजा सबमिशन होगी, मेडिकल होगा, एंड विद इन 10-15 डेज यू विल गेट योर वीजा डन। यहाँ पे फिनेंस थोड़ा सा इजी है। 28 डेज आपको फंड को मेंटेन करना है, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस प्लस ट्यूशन फीस। अगर आपने ट्यूशन फीस का पूरा पेमेंट कर दिया तो यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर लिविंग एक्सपेंस। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन लोन, बैंक सेविंग एंड एफडी, बस इतना ही चलता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो यूके में ऑलमोस्ट 100% वीजा ग्रांटिंग है, ऑलमोस्ट 100%।
तो वीजा का कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स का कनाडा में रिजेक्शन है और स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये सोच रहा है कि अभी मुझे ऐसे कंट्री में जाना है कि वहां पे शॉर्टकट मुझे वीजा मिलना ही मिलना चाहिए, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू थिंक अबाउट यूके, क्योंकि यूके में वीजा मिलना ही मिलना है, कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छी पढ़ाई होगी और बहुत अच्छा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज है। अगर यूएस के बारे में यहाँ पे जॉब के स्कोप इंडस्ट्री वाइज देखिए तो हेल्थ साइंस, हॉस्पिटलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोप है यूके में। गुड। ये कुछ शॉर्टेज प्रोग्राम्स हैं, ये इतना अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए आप यूके के बारे में भी प्लान कर सकते हो। यूके इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन इज यूएस। US is best for all the students, undergrad, postgrad, PhD, masters, health science, engineering, everybody. US is one of the best option. But US में प्रॉब्लम है कि उसमें वीजा रिजेक्शन के इनहेरिटेंट रिस्क है, इसीलिए दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ट्राई कि यूएस में अच्छे तरीके से अप्रोच करना है तो कर सकते हैं। वीजा मिल भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीजा मिलते हैं पर रिजेक्शन की भी संभावनाएं हैं। यूएस की प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूएस की प्रोसेस में द फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट एडमिशन एप्लीकेशन, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू गेट द ऑफर लेटर, प्राइमरी अप्रूवल आएगा, फिनेंस को अप्रूव करवाना है। वंस द फिनेंस अप्रूव्ड होने के बाद I-20 ग्रांट होता है, I-20 के बाद ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन करनी है, वीजा एप्लीकेशन के बाद बायोमेट्रिक्स, सर्विस फीस, एवरीथिंग कंप्लीटेड एंड देन वीजा इंटरव्यू में जब आप जाओगे, इन दैट time spontaneously you will get the answer your visa has been approved or rejected. Okay, और यूएस में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस है, मोर देन 7,000 8,000 इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शन है आपके पास, तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी भी मिलेगी, वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूट मिलेगी, जैसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अगर लो क्वालिटी में जाना है तो वो टाइप की भी यूनिवर्सिटीज यूएस में आपको मिल जाएगी। तो ये 3 डेस्टिनेशंस के बारे में हमें सोच के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया। पहला डिस्कशन था दैट वाज द कनाडा रिजेक्शन, सेकंड अदर कंट्रीज के ऑप्शंस के बारे में भी हमें पॉइंट सोचना चाहिए। थर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम, जो बहुत सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसके सराउंडिंग में रहेंगे। अभी 5 मिनट के बाद हम ओपन एंड सेशन करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर, और दैट इज गोइंग टू बिकम वेरी इंटरेस्टिंग होगा। आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ही स्पेसिफिक हम डिस्कशन करेंगे। तो आपका पीबीसी, एफपीजी, नेप्लेक्स, केपीएस के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो Q&A में आप पूछ सकते हो, और बेस्ड अपॉन दैट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे उसके बारे में प्लान करना चाहिए। और अगर आप 31 अगस्त तक रजिस्टर करते हो तो यू विल गेट 50% डिस्काउंट ऑन आवर सर्विसेज। पहली सर्विस जो रिजेक्शन वाले स्टूडेंट्स है उसको री एप्लीकेशन करने की प्रोसेस कर सकते हैं। सेकेंड, वी कैन हेल्प यू फॉर अप्लाइंग फॉर अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके के लिए अप्लाई करने के लिए वी कैन हेल्प यू। एंड थर्ड इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द वेरियस लाइसेंसिंग एग्जाम्स। ओके, तो दीज आर द सर्विसेज वी कैन ऑफर। और इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, we are going to help you out. Okay, now ये बंद कर देते हैं। Now it's time for asking the questions. पूछ सकते हो, now it's free. Hello sir. Yeah, hello sir. Yes, Karan. Yeah sir, good evening. Yes. Sir, actually I just completed my bachelor's in pharmacy. So kindly suggest me for the next plan, what should I do?
सॉरी, क्या आप बोल रहे हो? फार्मेसी कंप्लीट? अभी जस्ट फार्मेसी कंप्लीट किया है मैंने 2022 में। हाँ, तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि सबसे बेस्ट मेरे लिए आगे क्या रहेगा। मैं मास्टर्स के लिए नहीं जाना चाहता। आई वांट हाँ। गो फॉर कैप्स और पीबीसी। ओके, देखिए या पहले तो आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी की है, इसीलिए या आप यूएस में तो लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं लिख सकते हो, इसीलिए आपको दो या ऑप्शन में से कुछ सोच सकते हो। एक है कि आप केपीएस इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच सकते हो, या तो आप पीबीसी इन कनाडा के बारे में सोच सकते हो। ओके अगर मान लीजिए कि आप मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं और पीबीसी के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है उतना, तो कनाडा में आप कोई सा भी प्रोग्राम लेंगे टेक्निकल, वो पढ़ाई करने के बाद आप आराम से पीआर ले लोगे। इट्स वेरी इजी टू गेट पीआर। अगर आप थोड़े से स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट है, फिनेंस को मैनेज कर सकते हो, तो ऑस्ट्रेलिया जाइए। पर आप थोड़ा सा ज्यादा झुकाव कनाडा की तरफ रखिए, और मतलब 60-40 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। 60% यू कैन थिंक अबाउट द कनाडा इज द बेस्ट ऑप्शन, 40% यू कैन थिंक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर मास्टर, आपने बोला कि मास्टर्स नहीं है, इसीलिए अगर मास्टर्स पढ़ना है तो ओके डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया या इज द बेस्ट ऑप्शन। Hello, sir. Good evening. ओके सर यस, सर एग्जाम कौन सा ज्यादा टफ होता है? एग्जाम कैप्स ज्यादा टफ होता है या पीबीसी टफ होता है? देखिए एग्जाम तो दोनों ही टफ है और दोनों ही अचीवेबल है। पर पीबीसी की एक प्रॉब्लम यह है कि पीबीसी आप सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हो, और केपीएस आप अनलिमिटेड टाइम लिख सकते हो। सर आप जो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हो, आप लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स? हाँ हाँ, तो हम पढ़ाते हैं आपको दोनों ही एग्जाम के लिए, और अब तो गारंटी देता हूं मैं, 100% गारंटी यू विल पास द एग्जाम, डोंट वरी अबाउट इट। सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, सो व्हाट आर द नेक्स्ट प्रोसेसेस फॉर मी? सानिया मैम जो है, सानिया मैम के साथ में आप कनेक्टेड है क्या करण? या आई एम कनेक्टेड विद सानिया मैम। हाँ, तो सानिया मैम, आप रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे रूट्स है। एक तो आप सीधा यहाँ पे फोन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, दूसरा आप सीधा पोर्टल से रजिस्टर कर सकते हो। ओके, और सर अहमदाबाद के नजदीक कभी आओगे तो यहाँ से फिजिकल भी कर सकते हो, टेलीफोनिकली, ऑनलाइन एंड फिजिकल, ये तीनों रूट से आप रजिस्टर कर सकते हो। यू आर मेकिंग ए राइट डिसीजन करण, 100% यू आर गोइंग टू पास द एग्जाम। अगर आप केपीएस भी लिखना चाहो या तो पीबीसी लिखना चाहो, तो दोनों में ही डेफिनेटली यू विल पास द एग्जाम, कर लोगे आप। देखिए थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी होता है, एग्जाम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत सर सारे एक्चुअली प्रॉपर प्लान नहीं करते, इसीलिए उसमें फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। Yeah, sir, actually, I'm doing well in India also. I own a business which is well going on. So, मेरे लिए कैसे ऑप्शंस रहेंगे सर फॉरेन कंट्रीज में जाना? इंडिया में भी मेरा सेटल डाउन सब कुछ है, तो मेरे लिए क्या रहेगा सर? आपका पॉइंट में समझा नहीं, करना आपका बिजनेस इंडिया में क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं इंडिया में भी अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ एंड तो मेरे लिए अब्रॉड जाना एक कैसा प्लान रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि कल को रिग्रेट रहेगा या ऐसा कुछ? हाँ, देखिए दो चीजें होती है। एक तो बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ से अब्रॉड क्यों जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो अब्रॉड से वापस इंडिया आते हैं। ओके, जैसे मेरी बात करूं तो आई एम ए ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, आई वॉज वेल ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया। वो सब छोड़ के मैं इंडिया वापस आया। क्यों आया? तो ज्यादातर जो ये रिकमेंडेशन करते हैं वो किसको करते हैं? जो फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे होते हैं, उसको कैरियर बनाने के लिए अगर वो इंडिया में स्टार्ट करेंगे अपना कैरियर, तो दैट टुक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव ए सर्टेन पॉइंट। और अगर वो बाहर जाते हैं तो वो जो टाइम यहाँ पे 10 साल लगने वाले थे, वो वहां पे 3-4 साल में वो अचीव कर लेंगे। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा एक ग्रुप होता है कि जिसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। अगर उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर बनेगा तो उसकी परसेप्शन चेंज होंगे। आफ्टर चेंजिंग द परसेप्शन दे कैन मेक देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, वो लेके जा सकते हैं। ये दूसरा एक कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स है, वो ऐसे हैं जो एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जा रहे हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए कि आपकी एनुअल अर्निंग इंडिया में 50 लाख से ऊपर है,
ओके तो आप सिर्फ पढ़ाई करने जाइए, थोड़ा 2-3 साल रुकिए और वापस इंडिया में आइए और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। और अगर 50 लाख से कम है तो आपको वहां पे पीआर के लिए सोचना चाहिए करंट। ये कुछ Okay. बेंचमार्क बना दीजिए आप। सर आपने ये डिसाइड क्यों किया था इंडिया बैक वापस आने के लिए? आपके पास इतना अच्छा स्केल था ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर आपके पास काफी अच्छा स्केल था ऑस्ट्रेलिया में, सो व्हाई डिड यू कम बैक टू इंडिया? वही बोल रहा हूं ना मैं, जैसे एक बार अगर आपने फाइनेंशियल पॉइंट को क्रॉस कर लेते हो, एक लेवल तक की फाइनेंस बहुत जरूरी होती है, उसके बाद आपकी पर्पस ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप मेरा एक कुछ सेशंस होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि अब हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट को 30 साल की उम्र से पहले उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवानी है। या दैट्स ग्रेट सर। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम 30 साल की उम्र तक अचीव हो जाती है तो 30 साल के बाद उसको ऐसा ही काम करना चाहिए जहां पे उसको आनंद आता है और दे आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, कंट्री और व्हाटएवर। तो वो कुछ देश सेवा के लिए नहीं पर अपने खुद की हैप्पीनेस के लिए वो करता है और वो करने में उसको मजा आता है। इसीलिए लाइफ को स्प्लिट करना चाहिए। पहले 30 साल यू हैव टू वर्क एंड 30 साल के बाद यू व्हाटएवर यू वांट टू वर्क वहां पे काम कीजिए। ग्रेट सर। देन हाउ मच अ फार्मासिस्ट अर्न इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में $1 लाख से ज्यादा कमाओगे। सर इंटर्नशिप मैंने काफी सुना है कि इंटर्नशिप ढूंढने में काफी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे। इज दैट ट्रू? ढूंढने में इसीलिए डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स को क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग सिटी में ढूंढते हैं, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में ढूंढिए। वो एक पूरा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सेशन होगा कि आपको किस तरह से इंटर्नशिप ढूंढनी चाहिए, किस तरह से आपको वहां जाके प्लान करना चाहिए, आपको अगर बिजनेस बाय करना है तो किस तरह से करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे आगे वर्कशॉप में। ये बहुत बेसिक वर्कशॉप है। अभी हम जो ये वेबिनार कर रहे हैं दैट इज अ वेरी बेसिक। Okay. Yes. Yes. Hello. बोलिए फोरम। Yes, sir. I have completed my post graduation in 2021 and after that currently I'm doing job. So बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तेरे लिए वीजा कैंसिलेशन के रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो उसके बारे में मुझे आपको पूछना था कि अगर मैं कनाडा के लिए ट्राई कर रही हूँ तो रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं? ओके, पहले ये बताइए कि आपने मास्टर्स कंप्लीट की है या ग्रेजुएशन? पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमबीए किया है, 2021 में कंप्लीट किया है। ओके, एमबीए किया है 2021 में। यस सर। तो आपकी कहाँ गैप हुई और कौन से सब्जेक्ट में किया है आपने? नहीं सर, कोई गैप नहीं है। मैं 2021 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ फिनांस में और उसके बाद तुरंत कौन से सब्जेक्ट में किया? मार्केटिंग, एचआर, कौन से? फिनांस में किया है। ओके सर। और उसके बाद तुरंत मैं जॉब पे लग गई थी। और आपकी एमबीए इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन थी ना? सॉरी सर, आपकी एमबीए और ग्रेजुएशन के बीच में तो गैप नहीं है ना? नहीं, मेरे पूरा स्टडी में कहीं पे भी कोई गैप नहीं है और मेरा स्कोर भी हर जगह सही है। फॉरम 100% आपको वीजा मिलनी है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। पॉइंट ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की 1 साल के प्रोग्राम में जाना चाहिए और आपकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से बननी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर मान लीजिए कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम लेते हैं, ओके, या तो आप डेटा साइंस का प्रोग्राम लेते हैं, तो आपको ये प्रोजेक्ट करना है कि व्हाई आई हैव सिलेक्टेड इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, कहीं से भी। ये बताना है कि nowadays most of the companies are doing their financial services from the outside. India is catering the service, financial services cater करती है बहुत सारे, जैसे मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज इंडिया में होती है। ओके, बहुत सारे अकाउंटिंग फर्म्स इंडिया में है जो इंडिया में बैठ के वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस की अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन इंडिया, दे आर डूइंग द फाइनेंशियल रिसर्च ऑफ द इंटरनेशनल कंपनीज। तो आप अगर इस तरह के कोई प्रोग्राम एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का पसंद करेंगे जो प्योर फाइनेंस के रिलेवेंसी में नहीं होना चाहिए, वो आपकी एक्सपेंशन करता है, आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाता है, तो 100% वीजा मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट्स
2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जाते हैं तो भी उसको वीजा मिल जाते हैं। पर ओके। आपके और लिए 3-4 प्रोग्राम्स फिक्स है। एक तो प्रोग्राम आप पसंद कर सकते हो जैसे रिसर्च एनालिस्ट, दूसरा yes, प्रोग्राम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। currently I'm working as a research analyst. हाँ Currently I'm working as a research analyst. हाँ, तो रिसर्च एनालिस्ट वाला प्रोग्राम ले सकते हो आप, प्रोग्राम इंटरनेशनल बिजनेस वाला ले सकते हो, प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस ले सकते हो, एंड पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का ले सकते हो। ये 4 टाइप के प्रोग्राम्स में से आप कोई भी लो, बिंदास वीजा मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा जस्टिफाइड प्रॉपर करना है, बस दैट्स इट। Okay. और sir, which country is better for me? परमानेंट रेसिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा अच्छा है इनिशियल पॉइंट में। अगर आपको रियल में फिनेंस में करियर बनाना है तो कनाडा जाओ, रूट करके यूएस में लैंड करो लॉन्ग टर्म में, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और स्ट्रेट जाना है तो यूके इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फिनेंस। Okay, एंड नहीं अभी PR. से आप सीएफए के बारे में प्लान करना स्टार्ट कर दो साथ साथ में। Okay, PR is my main focus. देन कनाडा इज द ओनली ऑप्शन। Okay, sir. I will surely connect with you after. Good evening, sir. यस धीरज। Sir, I am Dheeraj Sharma from Rohtak, Haryana. Sir, I did Bachelor of Pharmacy from PGIMS in 2016. आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज अदर स्टूडेंट्स यू कैन पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। हाँ Sir, धीरज, थोड़ा सा Sir, ऊंचा I did बोलिएगा, B please। Pharmacy in 2016. Currently, I am an assistant manager in Cipla Limited. ओके सर मैं पीबीसी के ही रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि माय स्पाउस विल गो नेक्स्ट मंथ फॉर मास्टर्स इन कनाडा। ओके। यस सर। तो देखिए धीरज, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन, अगर आपकी वाइफ का वीजा आ चुका है, अगर वो जाने वाली है, तो आप पहले डॉक्यूमेंट असेसमेंट करवा दीजिए पीईबीसी का। ओके सर। पीईबीसी का डॉक्यूमेंट असेसमेंट करने के बाद आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लीजिए। When you are making a registration, if you get the slots in India, तो आप इंडिया से लिख सकते हो। अगर Okay, नहीं sir. है तो आपकी स्पाउस वीजा ग्रांट होने के बाद वहां जाके आप लिख सकते हो पीईबीसी। अगर आपके पास उस टाइम पे वीजा नहीं होगे तो आप विजिटर वीजा मांग के भी एग्जाम लिखने के लिए जा सकते हो। ओके सर। और प्लानिंग कीजिए कि नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में आप कैसे भी करके पीईबीसी का फर्स्ट पार्ट लिखोगे। दैट शुड बी योर फर्स्ट मेन पॉइंट। ओके सर। Sir, थैंक यू सर। Hello, sir. hello sir. यस Sir, actually I am a final year BPharm student and I am looking forward for masters in pharmacology specifically in a fully funded course. So is it possible in Canada or Australia to opt for and to receive fully funded scholarship? नो। Sir, actually one of our seniors, आपके इंटरनेशनल पब्लिकेशंस कितने हैं? sir, I have 2 of those. 2 पेपर पब्लिश किए आपने? हाँ हाँ, तो आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हो उस एरिया में जो भी प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं अभी, उसके साथ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चालू करो। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड आउट, आपको ऐसा कोई सुपरवाइजर फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करेगा जहां पे आपको फुल्ली फंडेड एडमिशन मिलेगा। ओके क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत लगेगी उसमें। आपको इंडिविजुअल प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपका रिसर्च का जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च इंटरेस्ट नीड टू बी अलाइन विथ योर प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स। उसके बाद अगर उसको आपका रिसर्च में इंटरेस्ट लगा तब जाके वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इफ यू हैव अ गुड रिसर्च स्किल्स तो आप यूके की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में 1 साल की मास्टर प्रोग्राम लेके जाइए। वो आप सेल्फ फंड कीजिए, खुद की फंडिंग से वो पढ़ाई खत्म कीजिए। उसके साथ साथ में आप एसटीपी के लिए भी प्लान कीजिए, साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी में प्लान कीजिए कि जहां पे आपकी यूनिवर्सिटी ही आपकी पीएचडी को स्पॉन्सर करे। वहां पे क्या हो जाएगा कि आपकी मास्टर्स के ड्यूरेशन में दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट यू, यू हैव ए पोटेंशियल टू कंप्लीट योर रिसर्च। ओके, तो आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए कि आप यहां से ही फुल्ली फंडेड मास्टर्स में एडमिट हो जाओगे।
ट्राई कीजिए, बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं मिलता है ट्राई करने से, तो 1 साल की मास्टर्स करने के लिए आप यूके ही जाइए, अदर कंट्री में मत जाइए। यूके में 1 साल की मास्टर्स कंप्लीट करो और उसके ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन आइदर यू कैन गेट एडमिटेड इनटू पीएचडी और एसटीपी। ये बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। Okay, sir. And Hello, sir. This is Hello, Mahendra. sir. Hello. Hello. Hello, sir. Yes. Sir, myself Rajvi Shah. I am currently fifth year PharmD student. And I have enrolled in your IPCD program recently. And I am planning for Canada and clearing PEBC. Main focus is to clear PEBC. So I wanted to ask, like, whether I should give evaluating exam from India and then go, then go for Canada, or else I would like firstly go to Canada and then opt for evaluating exam. यस राजवी, आइडियली तो यही करना चाहिए। सबसे पहले आपको आपकी इमिग्रेशन को फोकस कर लेना चाहिए, मतलब आपको कनाडा पहुंच जाना चाहिए। वो कोई सा भी वीजा हो, जैसे स्टूडेंट वीजा हो, या तो परमानेंट रेसिडेंसी हो, या तो स्पाउस वीजा हो। ये तीनों में से कोई से भी वीजा के बेस पर आपको कनाडा जाना चाहिए और उसके बाद आपको पीईबीसी लिखनी चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है या तो आपकी इमिग्रेशन फाइल चल रही है, तो वो सिचुएशन में आप विजिटर वीजा पे जाके लिख सकते हो, इंडिया में बैठ के लिख सकते हो। वो तभी करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले आप एग्जाम लिख दोगे एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसा मत कीजिए। Okay, sir. Which course will be best for me, like with minimum cost? ओके, देखिए मिनिमम कॉस्ट, इसको कॉस्ट मत समझिए, उसको इन्वेस्टमेंट समझिए। क्यों इसको इन्वेस्टमेंट समझना है? क्योंकि आप अगर मान लीजिए कनाडा पढ़ाई, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना PharmD में? Yes, sir. हाँ, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट वीजा ही है। स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहिए। स्टूडेंट वीजा पे जाने में आपको टोटल 15 to 18 lakhs का खर्चा लगेगा, पर वो जो खर्चा है दैट इन्वेस्टमेंट इज फॉर 2 years. During that 2 years, you get opportunity to complete your entire process to become registered pharmacist. और फार्मासिस्ट की सैलरी कनाडा में एवरेज $1,11,000 होती है। ओके, तो उतना तो खर्चा भी नहीं होगा टोटल आपका, उससे हाफ खर्चे में आप पढ़ लोगे पूरा। इसीलिए डोंट कंसीडर इट एज ए कॉस्ट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 साल लेट फार्मासिस्ट बनते हो, दैट विल कॉस्ट यू 50 lakhs। इसीलिए आपको पैसे बचाने की बजाय टाइम को बचाना चाहिए। तो आपका प्लानिंग ये होना चाहिए कि द ईयर आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, ऑन द सेम ईयर आई एम गोइंग टू लीव। जैसे फॉर एग्जांपल आप मई 2023 में अगर आपकी पढ़ाई खत्म करते हो, तो आप सितंबर 2023 में चले जाओगे और जनवरी 2024 में आप पहली एग्जाम लिख दोगे। दैट शुड बी योर प्लान। Okay, sir. Also, sir, I want to ask, like, I am currently, like, I have seen your videos. I have completed peripheral nervous system. So I wanted to ask, like, study plan. How many hours a day should I study? Like, पहला जो वीडियो है ना, आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस एंड रूल ऑफ द गेम देख लिया दोनों? no, sir. I have directly skipped. उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है। रूल ऑफ द गेम, उसमें 10 रूल्स बताए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, और इंट्रोडक्टरी वीडियो में एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। योर 3 months ऑफ स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। ओके, वो देख लीजिए। यस, नेक्स्ट स्टूडेंट। Hello, Good sir. evening, sir. Hello. My name is Smith Patel. यस, Hello. 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 ख्याति। Yes, Hello. hello, sir. Myself, Khyati. I am final year PharmD student and currently doing my internship. I have already given IELTS and I am planning for Canada in September 23. So I want to ask you the course options which a PharmD student can do after the graduation from here. There are 3 important courses you can think. One is a digital health, second is a health information management,
and third is healthcare administration. These are the three programs ideally you have to focus on along with your PEBC. Okay. I also want to ask that मैं PEBC तो देना ही चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई कोर्स लेना है जो मैं like फार्मा इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ सकूँ, like regulatory affairs या ऐसा कुछ. Then pharmaceutical science is the best option. Pharmaceutical science, 1 year biotechnology, food quality assurance, cannabis technology, and cosmetic science. These are the 5 programs that will open the doors towards the industry. तो Okay. pharmaceutical के साथ में आप 1 year डिजिटल हेल्थ या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1 साल का कर लीजिए एंड 1 साल का फार्मास्यूटिकल साइंस कर लीजिए. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके. और आपके हिसाब से मीन्स कौन सी कॉलेजेस अच्छी है फॉर दिस कोर्सेज? देखिए सारी कॉलेजेस अच्छी है, ऐसा नहीं है. वहां पे 50 कॉलेज में आपको ये प्रोग्राम मिलेंगे. कॉस्मेटिक साइंस पूरे कनाडा में एक ही कॉलेज में है. फार्मास्यूटिकल साइंस पूरे कनाडा में एक ही कॉलेज में है. 1 year बायोटेक्नोलॉजी 2 ही कॉलेज में अवेलेबल है. हेल्थ डिजिटल हेल्थ 2 ही कॉलेज में अवेलेबल है. इसीलिए सारी कॉलेजेस अच्छी है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं जो प्रोग्राम पढ़ने जा रही हूँ वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो नहीं है ना, वो कॉलेज है. दैट मीन्स यू हैव डन विथ एवरीथिंग. और दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो ये पूछिए कि मैं मेन कैंपस में पढ़ रही हूँ या सैटेलाइट कैंपस में पढ़ रही हूँ. तो आप प्रिफर कीजिए मेन कैंपस में पढ़ो. ये 2 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ. अभी मैं आपके ऑफिस में ही हूँ एक्चुअली, और मुझे ना अभी मैम ने एक पब्लिक हेल्थ इन केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया था. सो हाउ इज दैट कोर्स? वो भी अच्छा है प्रोग्राम. देखिए पब्लिक हेल्थ अगर आपको पढ़ना है 2 साल का तो दैट इज ऑल्सो गुड प्रोग्राम. पब्लिक हेल्थ पढ़ने के बाद यू विल ओपन द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर की लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए आप रेडी हो सकते हो. ओके. तो सिर्फ 7 इंस्टीट्यूट है पूरे कनाडा में, वहां से आप पढ़ाई करोगे तभी आप ये हेल्थ इंस्पेक्टर लाइसेंस में जा सकते हो. तो फार्मडी के बाद आपका जो मेन गोल है वो वही होना चाहिए कि मुझे पब्लिक हेल्थ या तो हेल्थ कनाडा के जो सेक्टर्स है 7 सेक्टर्स, वहां पे मुझे कैरियर अपॉर्चुनिटी ओपन करनी है. तो पब्लिक हेल्थ में भी जा सकते हो. और अगर मेरी पब्लिक हेल्थ और अगर ये पब्लिक हेल्थ की जो एग्जाम है वो क्लियर ना करे और कोर्स के बाद डायरेक्टली जॉब किस में मिलेगी until I don't clear the exam? तो उसके बेस पर भी जॉब तो कर ही सकते हो, पर अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, वहां पे बड़ी रहेगी अपॉर्चुनिटी. अच्छा. ओके. एंड शुड आई ऑप्ट फॉर 2 years or difficult to pass the exam? आप इतना क्यों डर जाती है? आप 2 इसके लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, समझ रहे हो? ओके. ओके सर. ट्रेन किया जाएगा. ओके सर. और हाँ. ओके. Hello sir, I am Nitali Kaljakatti. Hello. Hello sir. Hello sir. Hello sir, myself Krina Pari. Good evening sir. हाँ, सेकंड किरणा को बोलने दीजिए. Hello sir. हाँ बोलिए. Sir, currently I am studying in PharmD 3rd year, and now I have chances of immigration file. My immigration file is now open. So shall I continue my shall I get my transfer directly to 4th year in University of US, or should I complete my 6 years here and then plan for US? बहुत अच्छा क्वेश्चन है करीना. आप अभी कौन से साल में पढ़ रहे हैं? Currently I am studying in 3rd year, and now my immigration file of US is open. आइडियली आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना चाहिए. ओके. क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं देगी, टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. आप 2 चीजों को पैरेलल रन कीजिए. वहां जाके आप कुछ यूनिवर्सिटीज को आपकी ट्रांसक्रिप्ट एंड सिलेबस कॉपी देके उसको पूछिए कि am I eligible to get admission into direct 3rd year? तो इट्स वर्थ वाइल. अगर आपको 3rd ईयर में नहीं मिलता है तो आपके पास अभी 3 साल और पढ़ने, 4th, 5th एंड 6th. ओके. तो जब आप 5th ईयर में पढ़ते हो उसी टाइम पे आप जाके वहां पे टॉफल कर लीजिए. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2025 मई में आपकी अगर पढ़ाई खत्म होती है तो योर टारगेट शुड बी टू पास द FPG एग्जाम इन अक्टूबर 2025 इटसेल्फ. तो आपकी इक्विवेलेंसी तो हो गई यूएस की फार्मडी के साथ साथ में.
मेक सेंस करीना? Okay, sir, I got it. Means just now I should complete my 6 years here only, so it would be better choice. यहाँ पे ही करना चाहिए, पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप होंगे तब एक बार यूएस जाके आप टॉफेल को लिख के आपकी डॉक्यूमेंट असेसमेंट को कंप्लीट कर लीजिए और टारगेट रखिए कि आप अक्टूबर 2025 में ही आप एग्जाम लिखने वाले हो एफपीजी की। तो आज से आपकी तैयारी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। Okay, sir. And sir, in all this process, it's about green card. Will if I won't visit every year, then my green card will also go. That chances may also occur. For that, I need to stay in that country, or else. नहीं, वो टॉफेल जो है वो आप बाकी कहीं से लिखोगे वो वैलिड नहीं है ना। एफपीजी के लिए जो टॉफेल लिखनी है, that must be written either from Canada or from US. Okay, sir. Okay. 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 Next question. Hello, sir. Hello, sir. Yes, Prajwal. Yes, sir. Good evening, sir. I'm Prajwal. I think we have spoken in 2019. So, sir, I'm actually studying bachelor's in mechanical engineering. I'm in my final year, in 7th sem to be precise. So I'm targeting Canada for either aeronautical engineering, that is my first priority, or mechanical engineering, that is second priority, for September 2023. So sir, because of certain academic schedules, my question is, if I appear for IELTS, generally I should appear in mid-September as told by Deepika madam. But due to some academic schedules, if I appear in IELTS for say around September end, would that be okay, or it would be too late for it, sir? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रज्वल। सबसे पहले ये समझो कि मेरे हिसाब से ऑटोनॉमिक, ये जो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को जो जोड़ रहे हो ना, उसको थोड़ा सा पीछे रखो, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बेस पर आप जब एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्रिफरिंग द सिक्योरिटी इश्यूज, और वो ये मांगेंगे आपके पास कि परमानेंट रेसिडेंसी है तो मैं आपको जॉब ऑफर करता हूं। ओके, तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का 1 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पसंद करो, दैट इज मोर एडवाइजेबल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कि प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फास्ट ट्रैक, ऐसा करके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कोई जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पसंद करो। आप अक्टूबर, ये साल के अक्टूबर तक अगर आप लिख देते हो आइल्स तो भी कोई लेट नहीं है आप। ओके, अक्टूबर नवंबर तक लिखोगे तो भी चलेगा। आपको सितंबर 2023 को प्लान करना है ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो अक्टूबर तक आपका रिजल्ट अगर रेडी हो जाता है तो दैट शुड बी ओके, आप मैनेज कर लोगे। बहुत सारी कॉलेजेस कंडीशनल एडमिशन को भी एक्सेप्ट करती है, तो आइडियली ये करना चाहिए कि आप जैसे प्रिपरेशन करते हो IELTS को बुक कर दीजिए और कंडीशनल एडमिशन की एप्लीकेशन के लिए रेडी करके रख देते हैं। Okay, sir. And sir, how are the chances for say universities like UBC or say Alberta, which are like top scoring in the case of mechanical field? ट्राई कर सकते हो आप एडमिशन के लिए, मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ओके, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है वो थियोरेटिकली यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन, दैट मींस जैसे आप अगर उसकी रिक्वायरमेंट देखोगे तो मीट हो जाती है कि 72% मार्क्स होने चाहिए, इतना आपका रिलेवेंट एजुकेशन होना चाहिए, 6.5 बैंड IELTS होना चाहिए, ये सब मीट हो जाता है। पर मेनली जो एडमिशन है दैट्स बेस्ड अपॉन द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर अगर कन्विंस नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा, पर आप एप्लीकेशन तो कर ही सकते हो। ओके ओके, और ये सिचुएशन में अगर आपको मास्टरशिप पढ़ना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज जिसमें कंफर्म एडमिशन मिलना ही मिलना है, ऐसे एक ऑप्शन रख देना चाहिए। जैसे विंडसर में एक एप्लीकेशन कर दो, साथ साथ में एक UBC में कर दो, दूसरी एप्लीकेशन आप वहां पे कर दो, जैसे अल्बर्टा में कर दो।
Okay, sir. Thank you so much, sir. And I hope that I will meet you in either next month, most probably, sir. Okay, good. Any other questions? Hello, sir. Yes, Hello, sir. sir. Yes, sir. Hello, sir. I am I Priyanka. want to ask you that Hello, sir. I'm Hello. hello. Hello, Yes. sir. Myself Meena. Hello, sir. Hello. हाँ बोलिए. एक Hello. सेकंड. Hello, sir. एक सेकंड. Okay, am I audible now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी कितने रेस है, हैंड रेस? यस, हैप्पी, आप पहले आपके क्वेश्चन पूछ लीजिए. ओके सर, मुझे ये पूछना था, आई एम गोइंग टू कनाडा एज अ स्पाउस वीजा फॉर नेक्स्ट मंथ. तो मुझे ये पूछना था कि मैं वहां पे जाके एज अ फार्मासिस्ट जॉब कैसे करूं और कैसे पीईबीसी के लिए प्रिपेयर करूं. डन. ओके, पार्थ, आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो सर, मैंने अभी मई 2022 में मास्टर्स कंप्लीट किया है फार्मास्यूटिक्स में और कंसल्टेंसी में आई थिंक रीना मैम से मैंने कंसल्टेंसी की थी. उन्होंने मुझे जनवरी के लिए 2 कोर्सेज सजेस्ट किए थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस वाला कोई कोर्स था. सो अगर मैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में फार्मास्यूटिक्स मीन्स इंडस्ट्रियल वाला हो गया और कनाडा में फार्मेसी मीन्स क्लिनिकल, मोर देन 70% इज ક્લિનિકલ ટાઈપ ને. તો અત્યારે હું સર પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ માટે અપ્લાય કરું તો શું રિજેક્શનના ચાન્સીસ છે? ओके, चलो पार्थ, सबसे पहले तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में आपकी एजुकेशन खत्म करने के बाद यू हैव ए फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस एंड मास्टर्स भी कंप्लीट किया है, ऐसा बोला ना आपने? हाँ सर, मास्टर्स यही साल कंप्लीट किया है 2022 में. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करोगे तो वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे. दूसरी चीज, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ में फार्मास्यूटिकल साइंस को जोड़िए. ये प्रोग्राम करने के बाद यू डोंट थिंक ओनली टू फाइंड आउट एम्प्लॉयमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यू कैन थिंक अबाउट फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी एंड बाकी के जो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स है, ये सारे एरिया को अगर आप क्लब करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ब्रॉड हो जाएगी, जॉब आराम से मिल जाएगी. क्योंकि फर्क दोनों में इतना है कि अगर आप इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हो तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है, धीरे धीरे ग्रो करती है. और पीईबीसी करोगे तो आपकी सैलरी इमीडिएटली हाई रेट से चालू होगी. और फिर उसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो सैलरी $1.5 लाख पे पहुंचे तो उससे ऊपर नहीं जाएगी. और इंडस्ट्री में $1.5 लाख तक पहुंचने में आपको 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे, बस ये डिफरेंस है. तो आप ये टेंशन मत कीजिए, आप पीईबीसी की तैयारी कीजिए और साथ साथ में आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी की भी पढ़ाई कीजिए, तो आपके दोनों ही स्कोप ओपन रहेंगे. और डोंट वरी अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वीजा रिजेक्ट होंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल. ओके पार्थ. ओके सर. हाँ यस सर, थैंक यू. ओके हैप्पी, आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप जैसे ही कनाडा, यहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. पीईबीसी की प्रिपरेशन आप फार्मा विजन के साथ ज्वाइंट होके आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी से. उसके साथ साथ में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करके फार्मेसी असिस्टेंट के लिए जाने के बाद इमीडिएटली आपको अप्रोच करना चाहिए. जैसे आप स्पाउस वीजा पे लैंड किए तो वहां पे पहुंचने के बाद आपको सारी फार्मेसी में इंटरव्यू देना चालू करना है एज ए फार्मेसी असिस्टेंट जॉब के लिए.
ओके तो आपका एंट्री पॉइंट होगा। और जब आप वहां पे एज ए फार्मेसी असिस्टेंट काम करते हो और आपने थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर दी है फार्मेसी की लाइसेंसिंग एग्जाम की, तो ड्यूरिंग दैट आपकी असिस्टेंट वाली जॉब में वो बहुत हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और आपके रिलेशंस डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। ओके और आराम से आप जॉब ढूंढ लोगे वहां पे, कोई इश्यू नहीं। और मैं पीबीसी का भी साइड बाय साइड स्टडी कर सकती हूँ ना? कर ही सकते हो ना, वो तो और यहाँ कितना ओके और कितना पीरियड में मैं पीबीसी कर सकती हूँ एग्जाम के लिए? आप आइडियली 6 महीने पकड़ के चलना चाहिए। ओके मंथ्स में आप कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि जब लिखनी है उससे पहले 6 महीने पहले चालू करो। ओके अभी आपको आइडियली जाना ही है, कंफर्म हो गया है तो आप यहाँ पे आके एक बार मिल लीजिए। बाकी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्पाउस वीजा पे जा रही है, उसके साथ आपका नेटवर्क बना लेंगे तो उस लड़कियों के ग्रुप में आ जाओगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा, हेल्प भी मिल जाएगी। ओके Okay, sure, sir. So next month I'm coming to Ahmedabad, so I will see you soon. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay, Arya, Ashish. Yeah, hello, good evening, sir. I'm Arya. I completed my bachelor's in multimedia communication 2 months back, and I am working in Dubai right now. And I want to go for my master's. I'm targeting USA mainly, but I have like sort of a backup option. Like I'm targeting US and Canada for next year. So September 23 or January 24. So my question was, when should I apply for my IELTS and everything, or am I like already late for it? Because I wanted to come here for work, right? So मेरा exam वाला perspective थोड़ा सा side में रह गया था. So now I'm worried if I'm late for applying for my exams and all that. ओके आर्या, सो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले ये डिफाइन करो कि आपको कैसी और कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिलेक्टिंग द मोर कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज, देन यू हैव टू गेट रेडी विथ एवरीथिंग बाय नवंबर तक आपको रेडी होना चाहिए। अगर आपको सितंबर में जाना है तो सितंबर 2023, देन यू हैव टू गेट रेडी विथ एवरीथिंग नवंबर में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो डेडलाइंस होती है वो दिसंबर जनवरी के करीब करीब आना चालू हो जाती है। ओके तो डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, आप अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो इस तरह से प्लान करना है। अगर आप एवरेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो मार्च तक भी अपॉर्चुनिटी ओपन रहेगी। अगर आप यूएस में प्लान कर रहे हो तो दे आर एक्सपेक्टिंग द कैंडिडेट शुड हैव टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एडमिशन ऑन बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स, वन इज इंग्लिश एंड द सेकंड एप्टीट्यूड। मतलब आपको जीआरई एंड आपकी आईएलटीएस, ये दोनों के बेस पर आपका एडमिशन होगा। और आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में ही आगे पढ़ाई करनी है या कम्युनिकेशन में पढ़ाई करनी है? I am working in the public relations, account management and brand building department right now, and I want my master's also in the same field. So for that also I'll have to give GRE. जी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जरूरत नहीं है, पर अगर आप बहुत टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो यस, GRE is required and recommended. Okay, so if suppose I'm targeting to go say September 23, so I'll have to give my GRE and IELTS by November. हाँ, सबसे पहले क्या करो, आप IELTS लिख दो। हाँ, on based upon IELTS एटलीस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके रख देना। ओके साथ साथ में जैसे IELTS कंप्लीट हो गई उसके बाद आप GRE के ऊपर फोकस करो, क्योंकि GRE इज नॉट मैंडेटरी बाय एवरी यूनिवर्सिटी बट IELTS इज मैंडेटरी बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज। ओके पहले IELTS कर लो, GRE बाद में करो। और प्रोग्राम के ऑप्शंस में थोड़ा सा मतलब पब्लिक रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को भी देखते जाओ, क्योंकि वो भी एक डिमांडिंग प्रोग्राम है, अच्छा है। Okay, so and these exams stand true for both US and Canada, या फिर Canada के लिए it's just IELTS? नहीं, Canada के लिए just IELTS। Okay, all right, thank you so much. Okay, yes sir, my name is Smith Patel from Gujarat, and I have recently completed my Bachelor of Pharmacy in 2021. Sir, and also I run one pharmacy store since 2014. And my question is, sir, which course is best for me? Either I choose Masters of Public Healthcare Management or Public Health.
एक सेकंड स्मिथ, 2014 से आप फार्मेसी स्टोर रन कर रहे हो? यस सर। और आपने फार्मेसी कब खत्म किया? 2021। आप 2014 से कैसे रन कर सकते हो फार्मेसी? सर I hired one pharmacist. ओके। Yes. आपके पेरेंट्स ने स्टार्ट किया है, मतलब ऐसा कुछ है? आपकी एज तो उस टाइम पे माइनर होंगे ना? Yes sir, my parents have started, but हाँ, तो उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि my family business is pharmacy and that's why I have inspired to take the pharmacy as a mainstream. आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, फार्मेसी टेक्नीशियन भी ले सकते हो, दोनों ही ले सकते हो, कोई भी। sir, which course is best for me? Either I choose Masters of Healthcare Management or Public Health in Australia. ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो मेरे हिसाब से KPS में कितना सीरियस हो आप? सर मतलब क्रैक तो करनी है वो। 100% सीरियस हो ना? यस यस। मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ KPS डेफिनेटली यू विल पास द एग्जाम। ओके सर। लिखना सर हिम्मत तो है ना आप में बैठने की? यस 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 यस। फिर आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, पब्लिक हेल्थ ले लो, कोई इशू नहीं। Okay sir, and also I touch with Sanya ma'am, so she will tell me that you are. आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, इंडस्ट्रियल साइड या तो रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी इज गुड ऑप्शन। अगर रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो पब्लिक हेल्थ ले सकते हो या बायो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हो। ओके सर, अगर इनकेस नहीं हुआ कैप्स क्लियर तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पीआर कर सकती है ये 2 कोर्स के बेस पे? पीआर डिफिकल्ट होगा, पर ये सोचते क्यों हो? मैं सिर्फ आपको जितना इंस्ट्रक्ट करूंगा आप उतना करोगे, 100% गारंटी देता हूं मैं। मेरा KPS का रिजल्ट 100% पासिंग सक्सेस है। ओके सर। ओके, एंड आई हैव बीन एग्जामिनर फॉर फ्यू टाइम्स, मतलब मैं खुद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑलराइट, डोंट वरी स्मिथ, हो जाएगा, 100% पास कर लोगे आप PBC ये KPS एग्जाम। थैंक यू सर। Sir, good evening, sir. Hello, sir. Yes. Hello. Preksha. Yes, sir. What are the PG diploma courses in pharmacy for Canada, sir? बहुत सारे हैं। So can you suggest me any? Few means. सजेस्ट करो, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है, डिजिटल। No, sir. Technical courses. हाँ? Technical courses. टेक्निकल कोर्स में फार्मास्यूटिकल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड क्वालिटी एश्योरेंस है, फूड साइंस टेक्नोलॉजी है। Yes. ओके, कॉस्मेटिक साइंस, कैनबिस टेक्नोलॉजी है। Okay. Done? And some master courses. बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स में, रेगुलेटरी अफेयर्स है मास्टर्स में, केमिकल एनालिसिस है। Yes. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes. Hello, sir. Gopi Reddy. Sir, good evening, sir. Yes. Sir, I have completed doctorate in India. I'm working in the teaching field from last 12 years. Okay. So, what is a better route for abroad, sir, irrespective of the countries? Okay, 4 years you are working as a associate professor. Okay. So the first thing is you write the general IELTS. If you are able to score 8777, then might be you are eligible to get direct immigration to Canada. That could be possible. The second option is you can write KPS exam from India. Okay, sir. 7777. Get your provisional license to practice as a pharmacist. And based upon that, you are eligible to apply for immigration to Australia. So these are the 2 best options for you. And the third option, if you want to go on based upon student visa, तो आप UK जा सकते हैं, and you can go to Australia भी जा सकते हो. These are the 2 options. कनाडा के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट वीजा रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। Canada, because so only PhD is. So otherwise, we can, if you want to do any PG diploma course, 1 year course, is possible in UK.
Yeah, 1 year master's programs are available in UK. Any PG diploma is relevant to drug discovery, sir? But in UK, you are not going to get the PG diploma programs. Okay, Yes, you can get the masters. That's more valuable compared to doing the diploma programs. And also Diploma. postgraduates are also viable. Like if you want to go for postgraduate diploma, that's also viable. But what kind of programs you want to study? You want to study like hardcore research related programs like cardiovascular and neuroscience and kind of stuff? Or you are interested to study more kind of administrative programs or biotechnology related programs, genomic science? What kind of programs you want to study in UK? Like related to medicinal chemistry, sir. Medicinal chemistry. Medicinal chemistry, there are huge number of programs are available in UK, and it's a great opportunity to find out employment after completion of the course. Okay, so UK is the best option for you. Actually, spouse visa also, sir. We are planning from two different. Myself completed for PhD. For my wife, she is completed M.Pharma and pharmaceutics. We are trying by any better option is there for anyone. She has in postgraduate completed. I think 6 years Spouse visa is experience. also possible. At a time 2 is possible, sir. So we can apply which is the best profile, then we can proceed, sir. Because for January, that's January 2023 is the best time to process, and for that you can appear the IELTS exam and you will be ready for that. Okay. IELTS mandatory for UK also, sir. Sir, IELTS is mandatory? Yeah, IELTS is not mandatory, but in a good university, yes. There are so many universities without IELTS also you can get admission if you have 27, 28 marks in your higher secondary English. Yes. Okay. Yes, Yes, Rutva. Hello. 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 Yes, sir. Rutva here. Yes, Rutva. Yes, sir. I am last year of pharmacy student, and I am about to give my IELTS and planning for masters in Canada. So, what should be the desired band score? And like some people say that masters from Canadian university way more tougher than PG diploma course. So, is this right, sir? एक्चुअली मास्टर्स इन कनाडा, आप लोग एक काम कीजिए, ये जितने लोगों को मास्टर्स के बारे में थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन है ना, यू कैन गो टू अवर यूट्यूब। ओके। एनलीड फार्मा विजन, वहां पे आप एक एमएस यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स, हर नेम इज अश्विनी गणेश, उसने अपनी एक वीडियो रखी है। She was one of the best and finest students, and she had tried her best for getting admission to masters, especially for pharmacy. उसने बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद she has decided that was not right decision, और आप यही डिसीजन की तरफ जा रहे हो। Okay. अगर आपको मास्टर्स ही करनी है तो कनाडा इज नॉट राइट कंट्री एट ऑल। अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आप यूएस जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूके जाइए, न्यूजीलैंड जाइए। अगर आप पीआर को फोकस कर रहे हैं, देन यू गो टू कनाडा इज द बेस्ट कंट्री फॉर पीआर। ओके, ये पहले डिसाइड कर लीजिए। आप मास्टर्स को ढूंढ रहे हैं तो कनाडा इज नॉट राइट कंट्री। उससे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी ये सारे कंट्रीज में। मास्टर्स के लिए 7 बेंड इज रिकमेंडेड। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 7 बेंड। Okay. आपको 72% मार्क्स होना जरूरी है। There are some universities are giving masters program, but masters is relatively very expensive in Canada. तो आप कर सकते हो, पर IELTS के लिए 7 बैंड का टारगेट रख के चलिए रुतवा। ओके, एंड सर एक्चुअली मेरा कैसा है कि अभी मैंने ऐसे प्रॉपर कंट्री डिसाइड नहीं की है। आफ्टर मेरा IELTS का बैंड आ जाए उसके बाद मैं सोच रही हूँ कंट्री डिसाइड करने का। तो यूएसए में हमारे स्कॉलरशिप का हम देखने जाए, वैसे मेरा बैकग्राउंड में जो मेरा क्या बोल स्टार्टअप है, मेरा पेटेंट भी हमने फाइल किया अभी, और मैं
2 रिव्यू आर्टिकल पे अभी मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा बीफार्म खत्म हो तब तक वो खत्म हो जाएगा, तो उसका स्कॉलरशिप। एक सेकेंड, आप कहाँ से हो? कलोल। कलोल से हो? Yes. आप अहमदाबाद एक बार फिजिकली मिलने के लिए आ जाना, आई कैन एक्सप्लेन यू कौन देश में जाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रोग्राम पढ़ना चाहिए. ओके ओके सर, थैंक यू. Hello. Hello, sir. This is Meena. Yes. Hello, sir. Hello. Hello, sir. This is Meena. Yes. Hello. Yes. Hello. Hello, sir. हाँ, Good evening, sir. आई, हाँ बोलिए. Sir, good evening, sir. Recently, I passed my graduation in Bachelor of Pharmacy 2022, और मेरा मेन फोकस है जो कैप्स पे ही है. और मेरा क्वेश्चन ये था सर कि कैप्स मुझे होम कंट्री में रह के देना चाहिए या फिर स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद देना चाहिए. आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. आपने हेलो सर. 22 में यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन. जी सर. और आप KPS के लिए प्लान करके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो? जी सर. ओके, और क्या बताया आपने? सर मुझे कैप्स होम कंट्री में यानी इंडिया में रह के देना चाहिए या फिर कैप्स ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे जाने के बाद वहां से देना चाहिए. देखिए, आप दोनों ही कर सकते हो. आप इंडिया में से भी KPS को लिख सकते हो, पर आई वुड रिकमेंड इज बेटर आप एक बार चले जाइए ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा पे, यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आपकी IELTS अभी से रेडी है, तो आप जनवरी 2023 में आप ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स पढ़ने के लिए चले जाइए. मार्च में आप KPS लिख दीजिए. मार्च 2023 में जाने के बाद सीधा 1 महीने में. जी सर. जैसे ही आपने KPS पास कर ली, यहाँ से आपकी अगर इंग्लिश में 7 चारों मॉड्यूल्स में अगर 7 बैंड है, तो जैसे ही आप पास करोगे KPS, आप सीधा ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दोगे और आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा फार्मासिस्ट का. उसके बेस पर आप इंटर्नशिप चालू कर दो. पढ़ाई खत्म करने तक आपकी इंटर्नशिप भी खत्म हो जाएगी. 70% इंटर्नशिप खत्म होती है, तब आप दोनों ही एग्जाम लिख दो, इंटर्न रिटन, इंटर ओरल, एंड जब आप पढ़ाई खत्म करोगे तब तक आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे. ये सही रास्ता है. ऐसा टाइम वेस्ट मत करो. इंडिया में आप KPS लिखो, पास करने के बाद आप वहां पे जाओ, ऐसा मत करो. स्टूडेंट वीजा पे चले जाओ, जाने के बाद इमीडिएटली एग्जाम लिख दो. सर वहाँ पे PG डिप्लोमा ही प्रोवाइड करवाती है ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी? PG डिप्लोमा नहीं, फिर मास्टर ही है. इंडिया में मास्टर्स ही पढ़ना पड़ेगा और 2 साल ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 3 साल 4 साल की मिलेगी. सर ट्यूशन फी क्या रहेगी अराउंड एवरेज? मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना यहाँ पे, ये पूरा एक्सप्लेन किया था. फीस वहां पे $30,000 से लेके $80,000 तक की फीस होगी. ओके सर. और आपका जो पूरा ये अर्निंग वाला जो पॉइंट मैंने समझाया था, आप थे उस टाइम पे? जी सर. हाँ, तो पढ़ाई के लिए आप प्लान करोगे, अगर KPS मेन फोकस है तो थोड़ी सी सस्ती यूनिवर्सिटी में जाइए. अगर आपको रिसर्च या तो पढ़ाई के ऊपर फोकस है तो आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाइए. ओके सर. सर जो आपके द्वारा जैसे माई फार्मा विजन पे जो लेक्चर प्रोवाइड करवाते हो सर आप, तो वो PBC ज्यादा ओरिएंटेड है या कैप्स के लिए सेपरेट शेड्यूल है? देखिए, KPS एंड PBC दोनों में अंतर कितना है. KPS जो है वहां पे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं पूछे जाते KPS में. हाँ जी. PBC में पूछे जाते हैं, तो उतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में. ओके, सिलेबस वगैरह नहीं है. तो सिलेबस सेम है दोनों का? KPS के लिए ही प्रिपेयर किया जाएगा. और आप कहाँ से है? पंजाब, हरियाणा, कहाँ से है? हेलो. हेलो. हाँ जी सर, हरियाणा से हूँ मैं. हरियाणा से है ना? मैं आपको हरियाणा के कम से कम 3 स्टूडेंट्स के कांटेक्ट दूंगा जो ऑलरेडी एज ए फार्मासिस्ट काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं. करंटली दे आर वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट.
तो उसके साथ नेटवर्किंग हो जाएगी आपकी। और अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट दूंगा जो पंजाब हरियाणा से है, तो वहां से आपकी एक प्रिपरेशन का ग्रुप होगा और एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका ग्रुप होगा, ताकि आप जाने से पहले आपकी एक प्रॉपर तरीके से मेंटोरिंग हो जाए। ओके, डन, समझ में आया? हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो। एक मिनट पहले ना क्वेश्चन ले लेते हैं, बोलिए। हाँ प्रियंका, जिसके किसी को पूछना नहीं है ना, वो अपना रेज हैंड नीचे रख दे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे किस किस को क्वेश्चन पूछना है। हेलो सर। Hello. Good evening, sir. I am Priyanka Patel from Surat. I pursuing my master's in pharmaceutical quality assurance, and I want to go abroad. So please suggest me which course and country is best for me. My focus is on research. Research, UK and Australia. And okay, sir. Thank you. Okay. What about USA? यूएस जा सकते हो, पर यूएस में इमिग्रेशन के इश्यूज रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई करने के बाद H1B लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अदरवाइज यूएस भी जा सकते हो। Okay, sir. And if I don't go with research, then what course I do? Sorry? अगर मुझे रिसर्च नहीं करना है तो फिर कौन से कोर्सेज बेस्ट रहेगी? अगर आपको रिसर्च नहीं करना है और पीआर चाहिए तो कनाडा इज बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, यस निक। हेलो सर। यस सर, हेलो सर, आई एम निखिल भलड़ा। सर मेरे को पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने का है 2023 में, मैं इंटेक में। तो मेरे लिए हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन सही रहेगा या फार्मेसी टेक्नीशियन? पोस्ट ग्रेजुएट में फार्मेसी टेक्नीशियन नहीं है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ओके ओके, तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। फार्मेसी टेक्नीशियन सही रहता है, क्योंकि वो पीबीसी में भी काम आता है थोड़ा। फार्मेसी टेक्नीशियन इज ओके प्रोग्राम, वो पीबीसी में काम नहीं आता है, क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन इज फोकसिंग ऑन टेक्निकल पार्ट ऑफ द फार्मेसी and PBC is focusing on the clinical part of the pharmacy. Okay. तो आपको सिर्फ फेमिलियरिटी मिलती है, इसीलिए यू थिंक इट्स मोर रिलेवेंट फॉर द PBC, पर ऐसा नहीं है। और वो डिप्लोमा कोर्स रहता है तो वीजा रिजेक्शन में कोई चांस रहता है, ऐसा कुछ है? वीजा रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन। तो मेरे लिए गुड क्या रहेगा? हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके सर। ओके, यस। हेलो सर। यस मुक्ति। सर एक्चुअली मैं डिपेंडेंट पे ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रही हूँ, और सर मेरा बैचलर ऑफ फार्मेसी 2017 में कंप्लीट हुआ है। हाँ। तो सर वहां जाके एमफार्म करना चाहिए या फिर कैप्स का एग्जाम देके जॉब स्टार्ट करनी चाहिए? एमफार्म बेमफार्म कुछ नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहले आप अभी से प्रिपेयर करके टारगेट रखो कि मार्च में आपको केपीएस कंप्लीट कर लेनी है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हो, सेकेंड डे से आपका टारगेट होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट फाइंडिंग जॉब एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन इन ऑस्ट्रेलिया। ओके सर। तो कुछ जॉब नहीं मिलनी है, क्योंकि वहां थोड़ी इंडस्ट्री है तो आपको जॉब मिलेगी। तो एमफार्म करना ही नहीं है। स्पाउस वीजा पे हो तो मत करो एमफार्म, अननेसेसरी, व्हाई यू वेस्ट योर मनी। ओके, तो सर कैप्स का एग्जाम क्लियर करने के बाद मतलब नहीं, उससे पहले अभी से आप तैयारी करना चालू करो यहाँ से ही। ओके सर। मैं आपको प्रिपेयर करूंगा कि कैसे आप फार्मेसी टेक्नीशियन में जॉब ले सकते हो वहां पे। ओके। ओके सर। किसी भी सिटी में जाना चाहते हो वहां पे मैं आपको 2-4 कॉन्टेक्ट्स दूंगा कि एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन आप वहां पे जाके काम करने के लिए प्लान कर सकते हो। ओके सर। टारगेट होना चाहिए कि आप फरवरी तक केपीएस कर लो और मार्च में आप एग्जाम लिख लो। और सर एग्जाम इंडिया से देना बेटर रहेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर? आप दे सकते हो इंडिया से, क्योंकि आपका स्पाउस वीजा कंफर्म होना है
तो आप अगर आप वहां पे नहीं पहुंचे तो आप यहाँ से दे सकते हो, अहमदाबाद, दिल्ली, कहीं से भी, सॉरी मुंबई, दिल्ली, दोनों में से कहीं पे कोई से भी सेंटर से दे सकते हो। सर ऐसा कुछ नहीं रहता है ना कि इंडिया में इजी रहेगा और उधर जाके टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। यस अंकित। यस सर, थैंक यू। Hello. यस। Hello. Yeah, this is Sir. Anil. Hello. यस मनीष। Yes sir. मैंने 2020 में फार्मेसी ग्रेजुएशन किया था, बी फार्म, और मैं 3-4 मंथ्स पहले आया भी था विजिट करके अहमदाबाद फार्मा विजन में। मेरा कोई कंट्री का प्रेफरेंस नहीं था और मेरे को वहाँ पे मैडम थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं कनाडा में 1+1 कोर्स करूँ, अलग अलग कोर्स पर ईयर। तो उसमें मेरे को बोला था कि आपके आइल्स के स्कोर आ जाएं, बाद में आप चूज कर सकते हो। तभी मेरे आ चुके हैं, तो मेरे को कौन सा कोर्स करना चाहिए? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस अभी कनाडा ही है। हाँ, तो और कितने बैंड है आपके? ओवरऑल 7.5। ओके, आपको आइडियली एक मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, एक टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। ओके। मैनेजमेंट में या तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कीजिए, या तो रिसर्च एनालिस्ट कीजिए, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कीजिए, या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो आप टेक्निकल कीजिए। टेक्निकल में आप फार्मास्यूटिकल कीजिए, या तो फूड कीजिए, बायोटेक्नोलॉजी कीजिए, कोई सा भी एक साल के 2 टेक्निकल एंड मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन करना चाहिए मनीष। ओके, और मुझे कोई बैकलॉग नहीं है, मेरा बैंक्स भी ठीक है, तो मेरा वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस तो नहीं होंगे ना? नहीं है, नील 0% चांसेस है वीजा रिजेक्शन के। 100% वीजा आ जाएंगे मनीष, डोंट वरी। ओके, तो अभी मैं रजिस्टर कर देता हूँ। तो ऑनलाइन करूँ? मेरे को वहाँ पे आने की कितने जरूरत पड़ेगी अहमदाबाद, क्योंकि मैं सिटी में नहीं रहता हूँ अहमदाबाद में? नहीं पड़ेगी, आप सानिया मैम के साथ एक बार कनेक्शन में रहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, ओके, एंड आपकी एडमिशन, वीजा प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस, यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बहुत से स्टूडेंट हैं जो साउथ में से, केरला से, कर्नाटका से है, आंध्र प्रदेश से है, वो कभी भी फार्मा विजन की विजिट भी नहीं किए हैं, एंड उसकी एंटायर प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड दे बिकम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और अभी वो सेट भी हो चुके हैं। ओके, तो आप ओके, तो सर ये कॉलेज में मेरे को जनवरी 2023 इनटेक में हो जाएगा ना? जनवरी 2023 इनटेक में पहले प्रोग्राम डिसाइड करो कि आपको आईबीएम करना है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तो उसके हिसाब से अवेलेबल प्रोग्राम्स के ऑप्शंस आपको दे देंगे। ओके ओके, मैं ट्राई करूंगा एक और बार विजिट करने की, क्योंकि फेस टू फेस ज्यादा अच्छे से होता है बात। यस अनिल, अंकित। Yeah. Hello sir, my name is Ankit. Yes, sir. So, આપણે મળ્યા હતા, right? We met 2 or 3 days back, I guess. So, I have few doubts, like 2 doubts. If I'm considering US, so is it really necessary for us to appear for GRE for sure? Like, because I was going to apply for US few years back, but at that time it was much necessary that you have to appear for GRE. देखो, GRE is not mandatory, but some of the good universities are expecting the candidate should have to give the GRE, or sometimes visa officer is also expecting the candidate should have to get ready with the GRE. Okay, तो GRE is not mandatory, but कुछ यूनिवर्सिटी की चॉइसेस बढ़ जाएगी, इसीलिए अगर आपके पास टाइम है तो लिख लेना चाहिए, अदरवाइज ऑन बेस्ड अपॉन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हम एडमिट तो हो ही सकते हैं। Okay, but then we'll have a limited program if we don't go for GRE, right? Sorry? Program selection is less, right? अगर GRE ना नहीं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अच्छा, ओके, यूनिवर्सिटी आपके पास अगर GRE है तो इतनी है, GRE नहीं है तो इतनी हो जाएगी बस। So Emma, अगर if we go for East Bay for California University, वो GRE यूनिवर्सिटी में जाना है, GRE they are expecting GRE. Okay.
Okay, and there's one more question that my IELTS is going to expire by 27th of December 2020. Okay, so if I apply for everything for Canada, okay, am I audible to you? Hello. अनेरी, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। आप कुछ कनाडा के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, आप थोड़ा सा लाउडली और थोड़ा धीरे से बोलिए, क्योंकि मैं अभी है ना ये स्क्रीन की ऑडियो से सुन रहा हूँ, हेडफोन नहीं है इसीलिए। हाँ बोलिए। ओके सर, मेरा कनाडा का प्रोसेस आपको एज ऑफ नाउ आपको पता है कि मेरा रिजेक्शन था, देन अप्रूवल था एंड देन रिजेक्शन आया है। तो अभी मेरा आइल्स खत्म होने आया है एंड मैं फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करूंगी सपोज, तो उसके लिए अगर मतलब ऐसा कुछ नेसेसरी है क्या कि मैं जब अगर फॉर सपोज कि मुझे फॉल के लिए वीजा मिल जाता है बट बाय दैट टाइम कि मैं कंट्री एंटर कर रही हूँ कनाडा, तब मेरा आइल्स वैलिड नहीं है? कोई नहीं है। IELTS should be valid at the time of visa application. ओके ओके, वीजा ग्रांट होने के बाद आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए IELTS इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका बट ग्रांट होने में भी टाइम लगेगा ना सर? हाँ, नहीं चाहिए उस टाइम पे। ओके, नहीं मतलब अगर चलो एंटर करने के लिए नहीं चाहिए, पर वीजा जब मैं फाइल करूंगी, क्योंकि अभी तो मेरा एडमिशन आएगा, फिर मैं वीजा फाइल करूंगी, वीजा फाइल प्रोसेस के कंफ्यूजन, पहले आप क्लियर हो जाइए कि जिस दिन वीजा की फाइल आप अप्लाई करते हो उस दिन IELTS वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद प्रोसेस के टाइम पे अगर वो नहीं होता है चलेगा। ओके ओके फाइन, या श्योर, या थैंक यू। ओके, Hello sir. Hello Yes. sir. Hello sir. My name is Ankit Patel. हाँ अंकित बोलो। My question is regarding KAPS Australia. Actually, I have passed my MPharm in Pharmaceutical and Drug Regulatory Affairs in 2014. And आपको PhD करना है ना अंकित? नहीं सर, KAPS ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन था। मतलब मैं यहाँ इंडिया से कर सकता हूँ या फिर स्टूडेंट वीजा से ऑस्ट्रेलिया जाके करना पड़ेगा? सकते हो, आप इंडिया से कर सकते हो। और सर उसमें इंडिया से करते हैं तो कितना अराउंड अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है KAPS वीजा को? आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है, सुना ही नहीं दे रहा है। सर माय क्वेश्चन इज, अगर मैं KAPS ऑस्ट्रेलिया से मतलब इंडिया से करता हूँ तो कितना अराउंड अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है KAPS करने के लिए? कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए? यस सर। हाँ, प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 3 मंथ्स आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबली पास कर लोगे एग्जाम। ओके सर, थैंक यू। ओके डन। लास्ट 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। यस कृपाली। हेलो सर। यस हेलो सर। यस कृपाली, पहले आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। यस सर, मैं जानना चाहती हूँ कि यूके हेलो में सर। मास्टर के बाद लाइसेंस की क्या प्रोसेस रहेगी? यूके में लाइसेंस की क्या प्रोसेस रहेगी फार्मेसी का? आफ्टर, यस सर। यूके की लाइसेंस की प्रोसेस इस तरह से होती है। सबसे पहले आपको IELTS में 7777 लाना है, आपको यूके नारिक में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्टर करना है, फिर 1 साल का कोर्स आता है जिसका नाम है OSPEP। ओके सर। OSPEP का कोर्स 6 यूनिवर्सिटी में चलता है यूके में। वो 1 साल का कोर्स पढ़ने के बाद आपको 1500 घंटे की मतलब कि 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। वो इंटर्नशिप के टाइम में आपको एक एग्जाम लिखनी है जिसका नाम है GPHC, और वो पास करने के बाद आप लाइसेंस फार्मासिस्ट बन जाओगे यूके में। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। समझ में आया? यस सर। हेलो। ओके, यस निकू बोलिए। Yes, sir. So I just completed my BPharm.
ओके एंड मेरा कनाडा जाने का प्लान है पर डिपेंडेंट वीजा पे 1.5 साल बाद। तो अभी मैं 1.5 साल यहाँ पे हूँ और मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, तो कौन सा मास्टर्स मैं यहाँ पे करूंगी तो मुझे वो वहाँ भी बेनिफिशियल होगा। फार्माकोलॉजी कीजिए या क्लिनिकल फार्मेसी कीजिए। पहला प्रेफरेंस क्लिनिकल फार्मेसी, दूसरा ओके प्रेफरेंस फार्माकोलॉजी। ओके, और अगर मैं फार्मास्यूटिक्स में करूँ तो वहाँ पे उसका कोई अच्छा मतलब तो क्वालिटी एश्योरेंस कीजिए या क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या बेनिफिट है उधर, आप मुझे बता सकते हो? करने के बाद आप सारी इंडस्ट्री में ओके जैसे फूड वाली, फार्मा वाली, कॉस्मेटिक वाली, ये सारी इंडस्ट्री में आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर काम कर सकते हो, क्योंकि वहां ओके, पे उसके लिए उसके लिए मुझे कोई नहीं, एग्जाम देनी पड़ेगी? कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से जैसे मास्टर्स क्यूए में करके जा रही हूँ और वहाँ पे मुझे उसी डिग्री पे जॉब मिल सकती है, मतलब आप ऐसा बता रहे हो? मिल सकती है, यस। ओके, तो मैं स्यूटिक्स ना करूँ या कोलॉजी करूँ या फिर क्यूए करूँ? बोले कॉलोजी भी मत कीजिए, या तो क्लिनिकल कीजिए, कॉलोजी नहीं, क्लिनिकल कीजिए। अच्छा, क्लिनिकल करूँ। क्योंकि ओके क्लिनिकल में इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आप डिपेंडेंट वीजा पे जा रहे हो, कनाडा में जा, फ्यूचर में अगर आपको यूएस माइग्रेट करना है तो ओके आप वहां जाके लाइसेंसिंग एग्जाम लिख सकते हो, एफपीजीई। अच्छा ओके सर। और जैसे मैं मान लो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सीधा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी सीधा पीईबीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो भी कुछ है, क्या कर सकती हो आप मुझे सजेस्ट करो, उसके ऊपर से मैं ये मास्टर्स में लेने का प्लान करूंगी। हाँ, तो पीबीसी तो करना ही करना है आपको। और अगर आपका हस्बैंड क्या कर रहे हैं वहां पे? वो वहाँ पे बैंक में है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, और उसका पीआर हो गया अभी? ऑलमोस्ट प्रोसेस डन है। हाँ, तो देखिए आपका सिटीजनशिप भी हो जाएगी और फिनेंस में है। आप अगर दोनों ही फ्यूचर में 3-4 साल 5 साल के बाद अगर आप प्लान करोगे माइग्रेट होने के लिए, ऐसा है कि आपकी रिलेटिव्स फैमिली यूएस में ज्यादा है, इवेंचुअली आपको यूएस माइग्रेट कर जाना है, ऐसा सोच रहे हो कुछ? ना, ऐसा सोचा नहीं है, कनाडा ही सोचा है, कहीं माइग्रेट करने का कुछ भी प्लान नहीं है और मे बी होगा भी नहीं कोई प्लान कि यूएस चले जाए ऐसा। तो फिर आप क्वालिटी एश्योरेंस में कर लो मास्टर्स इसके साथ साथ। ओके ओके ओके, तो वो अब आप जैसे बोल रहे हो तो मैं बात अब मास्टर्स करूंगी तो क्यूए में करूंगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बराबर है ना वो? कुछ नहीं है, वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। अच्छा ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड इवनिंग सर। यस निशांत। सर मैंने एमएससी कर रखा है फिजिक्स में। हाँ। तो सर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया लास्ट मंथ। मैंने लास्ट मंथ विजिट भी किया था फार्मा विजन को। हाँ। से भी मिला था, तो हमने मोवा कॉलेज के लिए अप्लाई किया था। मेरा कोर्स पहले भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, वो लैम्पटन कॉलेज में था 2 ईयर के लिए, और अब हमने 1 ईयर के लिए अप्लाई किया है। हाँ। और कैप्स नोट भी मेरी आ गई है 2 दिन पहले। हाँ। तो सर उसमें वो लोग ऐसा लिखा है कि जो आपका स्टडी प्लान है वो वेग है। स्टडी प्लान सबमिटेड appears vague and it's unclear how chosen course will improve job prospect back home. हाँ, आपने फिजिक्स में मास्टर्स की है? यस सर। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई किया है, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर, और फिर से फार्मा विजन में मैंने एनरोल किया, तब मैंने मोवा कॉलेज में अप्लाई किया। उसमें कौन सा प्रोग्राम है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाँ, तो देखिए इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, डोंट वरी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ रिलेवेंसी, उसकी एस्टेब्लाइज कर सकते हैं फिजिक्स के साथ में। और आपका दूसरा प्रोग्राम हम टेक्निकल लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो प्रोग्राम को एक कोर्स रिलेवेंट नहीं है, वो आपकी दैट इज नॉट अ वर्टिकल मोमेंटम ऑफ योर कैरियर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है। वो आपको एक्सपेंड कर रहा है कि एज ए फिजिक्स के किसी भी डोमेन में आप काम करोगे तो आपको रिसोर्स मैनेजमेंट की स्किल्स होना जरूरी है। वो जस्टिफाइबल है, डोंट वरी अबाउट इट। आपकी एकेडमिक कब खत्म हुआ था आपका कोर्स? 2000 एमएससी 2021 सर। 21। एक्सपीरियंस है कुछ इंडिया में? नो सर, नो। हाँ, तो डोंट वरी, रीअप्लाई करना ही चाहिए आपको निशांत। ओके। हाँ सर, ऑफर लेटर आ गया है सर, तो अभी फार्मा विजन से ही करा रहा हूँ फाइल। हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं आंसर। 1 ईयर के बाद सर दूसरा कौन सा कोर्स करना चाहिए? आपने जो बोला था कि आप दूसरा कोर्स आप कर सकते हो कंप्यूटर की रिलेवेंसी में कोई भी, जैसे
आप डेटा साइंस के रिलेवेंसी में कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में कर सकते हो। तो ये सारी डोमेन्स में आप कर सकते हो एज ए फिजिक्स ग्रेजुएट। हाँ सर, आपने जो बोला था कि गूगल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स सर्टिफिकेशन करने, मैंने वो एनरोल कर दिया है और स्टार्ट भी कर दिया है वो कोर्स। हाँ, तो उसके डेटा एनालिटिक्स पढ़ोगे, बिग डेटा एनालिटिक्स इज अ गुड प्रोग्राम। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। डन। हेलो सर, ध्रुविल हियर। यस ध्रुविल। सर मेजॉरिटी मेरे क्वेश्चंस के क्वेरी के आंसर्स मुझे मिल चुके हैं, बट थोड़े 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, मेरे बैंड में राइटिंग में 6.5 है। ऑन दैट नोट मैं मतलब ग्रुप ऑफ 8 और किसी और भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होता इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक मिनट ध्रुविल, आपका क्वेश्चन कुछ अलग है, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? एक्चुअली मैं बैंड में सिर्फ राइटिंग में 6.5 है, बाकी सब में 7 और मोर देन 7 है। का पॉइंट ही नहीं समझ। 7 या 7 पर क्या मतलब? हेलो सर, राइटिंग में 6.5 है। हाँ। बाकी सब में 7 और मोर देन 7.5। हाँ। अभी दिक्कत ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि सर कोर्स सिलेक्शन के अंदर दिक्कत आ रही है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मिल गए, स्टडी वीजा के थ्रू जाना है, कैप्स वहीं जाके देना है, और 3 मंथ की प्रिपरेशन, वो सब तो आंसर्स मुझे मिल चुके, लेकिन इस यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। कौन सा कोर्स करना चाहिए ये बोल रहे हो आप? यही सर, जब विथ दिस बैंड कौन सा कोर्स करना चाहिए मुझे? हाँ, और आपकी एकेडमिक्स में कितने मार्क्स है? आप मतलब 7, 8 कौन से सीजीपीए के स्टूडेंट हो? 7.86 है सर टोटल। ओके, आपको आइडियली बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारी वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। एग्री बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो आप, एनवायरमेंटल में जा सकते हो, बायोफार्मास्यूटिक्स में जा सकते हो, जीनोमिक्स में जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो। ओके, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो एकेडमिक एंड इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केपीएस के साथ साथ में आपको कुछ टेक्निकल प्रोग्राम पढ़ना चाहिए जो आपकी स्पेक्ट्रम को बड़ा करे और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखे। ऐसा नहीं कि एक ही देश की, अब पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड आपके पास अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। कि यूएस, अगर आप वहां पे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन गए, उसके बाद अगर आपको यूएस से माइग्रेट करना है तो इसके बेस पर से कर सको, वहां से आपको यूरोप में जाना है तो कर सको। तो थोड़ा अगर आप बड़ा सोच रहे हो तो बायोटेक्नोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। सर मैं 2019 में कंप्लीट किया था, ठीक है, और बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, और 2020 से मेरी जॉब कंटिन्यू है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हाँ तो ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है उसमें, वो तो अच्छा है ऑप्शन आपकी। अगर आपके पास ऑफिशियल वर्क एक्सपीरियंस है दैट इज रियली गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। नहीं सर, ऑफिशियली वी विल मीट सून। मैंने बहुत 2-3 बार अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन ड्यू टू सम अनसर्टेन फैक्टर्स वो कैंसिल हो चुकी। मतलब आपको पेमेंट तो अकाउंट में ही आ रही है ना? नहीं सर, आपके पास अपॉइंटमेंट ली थी आपसे मिलने के लिए। हाँ तो आप ट्यूसडे थर्सडे को आ जाओ ना कभी भी। श्योर सर, अभी इस बार तो फाइनली वहीं आके सिलेक्शन करूंगा अपॉइंटमेंट। डन। ओके ध्रुविल, थैंक यू सर। ओके गुड। यस, अभी 2 ही लोग हैं, आशीष मंगलानी एंड हर्षिल चौधरी। सर एक छोटा सा पीईबीसी का क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, आप अभी जो पीईबीसी का कोर्स करवा रहे हो तो अभी आप बीच पे होंगे कहीं पे, थोड़ा आपने करा दिया है, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था पहले, तो अभी मैं बीच से चालू करूंगा तो फिर कैसे हो पाएगा? वो आपके पास जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है ना, उसमें पूरा 3 महीने का स्टडी प्लान है। और अभी जो नए क्लास जो चालू होंगे वो फार्मेसी प्रैक्टिस, उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर्ड होता है। पहले आपको क्लिनिकल साइंस पढ़नी है, उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस एंड अप्लाइड फार्मेसी पढ़ना है। ओके, तो फार्मेसी प्रैक्टिस एंड अप्लाइड फार्मेसी आप तभी अच्छी तरीके से कर सकते हो जब आप क्लिनिकल साइंस को अच्छे तरीके से करोगे। और ये मनीष हमारी गारंटी है कि आप क्लास ज्वाइन करो, अगर आप वीडियो लेक्चर्स में सेटिस्फाइड नहीं हो 100% आपकी फीस वापस मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, तो मैं बीच से ज्वाइन करूंगा तो मेरी लिंक फिर कैसी रहेगी? क्या वीडियो बोल रहे हो? लेक्चर में
मैं बीच से ज्वाइन करूंगा ना, अगर मैं आज से ज्वाइन करता हूँ तो बीच से हुआ ना वो अपने जो कोर्स करवा रहे हो? बीच से नहीं हुआ, आपके तो जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स तो पूरे हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो बीच से तो आप कैसे पढ़ सकते हो? बीच से पढ़ ही नहीं सकते हो। क्लिनिकल साइंस इज अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्रोग्राम। ऐसा नहीं है हाँ, कि तो आप सीधे कार्डियोवैस्कुलर से पढ़ोगे, आपको पहले पेरिफेरल से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं If सर, you are लाइव not चेक, good लाइव at the लेक्चर। adrenaline, you are not going to understand the cardiovascular. तो एक पूरा जो 57 लेक्चर्स के जो क्लास है, वो 57 लेक्चर्स एक ही सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। हाँ सर, वो तो मैं समझ गया, लेकिन लाइव लेक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अभी लाइव लेक्चर ज्वाइन करता हूँ। जो है वो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। ओके। अच्छा, हाँ। ओके। ओके सर। डन? यस, आशीष एंड हर्षिल। गुड इवनिंग सर। यस हर्षिल, बोलिए। सर मेरा लास्ट वीक रिजेक्शन आया है कनाडा से। फूड हाँ। साइंस टेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक कोर्स लिया था और मैंने बीफार्म। कौन सा कोर्स? फूड साइंस टेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक कोर्स था। हाँ। और मेरा बीफार्म 2021 में मैंने कंप्लीट किया था। ओके। और सर उसमें रीजन दिखा रहा है कि ये रिलेवेंट नहीं है मेरी बैकग्राउंड स्टडी से। आ जाएगा, आपके सेंटिनियल का प्रोग्राम ही है? जी सर। हाँ, आ जाएगा, वीजा रीअप्लाई कर दो। जी जी जी। ओके सर। आ जाइए ऑफिस पर। जी सर। आपको जो मेन जो पॉइंट एक्सप्लेन करना है वो यही है कि फार्मास्यूटिकल एंड फूड का कॉम्बिनेशन करके एक नई इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। और मुझे न्यूट्रास्यूटिकल में ही करियर बनाना है, दैट इज द फ्यूचर ऑफ द फार्मा। ओके, इसीलिए मैंने ये टेक्नोलॉजी लिया है। बस इस तरह से हम प्रोजेक्ट करेंगे, वीजा आ जाएगा 100%, डोंट वरी हर्षिल। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके आशीष। यस। ऑल गुड, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड